हमने इसीलिए तो सब बात कह दी कि 2014 तक उन्हीं की सरकार थी, तो लंबे समय से मांग कर रहे थे। किससे मांग कर रहे थे? जिस वक्त ये कानून बना था बिहार विधान मंडल में, उसी समय सरकार ने यानी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध भी कर दिया था कि इसको नौवीं अनुसूची में डाला जाए। आज राजद या कांग्रेस वाले अगर कह रहे हैं कि ये हमारे कारण हुआ, तो उनकी क्या भूमिका रही? जाति आधारित जनगणना अगली बार कराएंगे तो यह तो स्वागत की बात है, स्वागत योग्य बात। जाति जनगणना को लेकर के बिहार का सियासत अलग ही चरम पे नजर आ रहा है। विस्फोटक बयान सामने आ रहे हैं, खुशी की लहर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। आज हम मौजूद है जेडीयू कार्यालय में, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है जाति जनगणना को लेकर के। साथ ही में लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को भी नहीं बख्शा है विजय चौधरी ने। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विजय चौधरी। नेतागण और मीडिया के साथियों, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्य रूप से जो कल केंद्र सरकार के राजनीतिक मामलों की समिति ने जो फैसला लिया है कि देश की अगली जनगणना जाति आधारित कराई जाएगी, यानी जो अगली जनगणना होगी उसमें जातियों की भी अलग से गणना की जाएगी। उसके बारे में हम समझते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे पार्टी के साथियों की तरफ से और लगभग सभी दलों ने उसका स्वागत ही किया है। और आज भी आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से, तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि जब केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है या कल अपना फैसला सुना दिया है कि अगली जनगणना जाति आधारित होगी, तब जो विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या अन्य कोई दल, ये जो जबरदस्ती श्रेय लेने का पाखंड कर रही, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और जब आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करिएगा, तब आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें इनकी क्या भूमिका रही। इनकी भूमिका इतने तक सीमित रही कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में पहल की, तो वो भी साथ में लग गए। हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि कोई वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज को समर्थन देना और किसी चीज की शुरुआत करना या नेतृत्व करना, इसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है। और ये पूरे घटनाक्रम पर आप देखिए कि बिहार जो 2021 में ही जनगणना होने वाली थी, जो अभी तक संयोग से दुर्योग से नहीं हो पाई है, बीच में कोरोना का प्रकोप हुआ, उसके कारण अभी तक वो विलंबित चल रहा है। उसी समय जब जनगणना होने वाली थी, तो 2019-20 में सबसे पहले देश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की तरफ से ये आवाज गई थी कि 21 वाली जनगणना जाति आधारित हो। और संयोग से पार्टी ने हमें, यानी नेता ने हमें उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया था। इसलिए मेरी अध्यक्षता में बिहार विधानसभा ने 2019 और 20 में मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया 2019 और 20। और हम जब डेट बता रहे हैं, घटना का सीक्वेंस बता रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए उसका भी अलग महत्व और तात्पर्य है। और 19 और 20 कहने का मतलब है कि दोनों समय में बिहार में एनडीए की हुकूमत, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, जब पहली बार विधानसभा में इस बात पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद
फिर अगले कदम के रूप में 2021 में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से भी मिला था। उस समय भी एनडीए की सरकार थी और सभी दलों के नेता, संयोग से उसमें भी मैं एक था, हम लोग गए थे और प्रधानमंत्री से मिले थे। और प्रधानमंत्री के तरफ से सिर्फ इतना संदेश आया था कि भाई अभी तो जो उस समय तक 21 जनगणना के बारे में पद्धति या प्रक्रिया चल रही थी वो काफी बढ़ चुकी थी, यानी जो उसके फॉर्म होते हैं वो छप उग चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि खबर दिया था, संदेश मुलाकात के बाद हम लोग की जो मुलाकात हुई थी, जो उसमें बात आगे बढ़ गई है। हम इसमें देखते हैं कि अब इस स्तर पर क्या किया जा सकता है और राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से कर सकती है। उस आधार पर मुख्यमंत्री जी के पहल पे जो हुआ, राज्य ने अपने संसाधनों पर जाति आधारित गणना कराने का फैसला किया। साथ ही उसमें हर परिवार, हर व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन का समावेशन किया। और उन सब पर ये भी डेट याद रखिए कि जून 2022 में पहली दफा मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय हुआ कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाएगी। और वो तिथि भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय भी बिहार में एनडीए की हुकूमत थी, जून 2022, और ये सरकार में आए थे हम लोगों के साथ अगस्त में, 10 अगस्त को वो सरकार बनी। इसलिए कोई फैसला, कोई मामला ऐसा नहीं था जो इनकी पहल या इनके जोर लगाने से हुआ था। सारा फैसला, सब कुछ पहल और उसमें नेतृत्व नीतीश कुमार का था और सरकार एनडीए की थी। और उसके बाद फिर हुआ, प्रक्रिया आगे बढ़ी और जब ये अंतिम रूप से दाखिल हुआ, जब गणना पूरी हो गई, फिर उसके आधार पर नए आंकड़े आए, उसके आधार पर फिर विभिन्न जो सामाजिक वर्ग हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उन लोगों के लिए जो आरक्षण सीमा बढ़ाई गई थी, वो भी फिर उस समय एनडीए की हुकूमत आ गई थी। और सब जानते हैं कि उसके लिए हम लोगों ने कानून भी बनाया था, लेकिन कानून को कुछ चर लगता है। और सरकार ने अपना कमिटमेंट बता दिया है कि हम उच्चतम न्यायालय से अपने हक में फैसला चाहते हैं और वो फैसला आ जाता है, फिर से इसको नौवीं अनुसूची में डालने की पहल की जाएगी। और जिस वक्त ये कानून बना था बिहार विधान मंडल में, उसी समय सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध भी कर दिया था कि इसको नौवीं अनुसूची में डाला जाए। अब आप ही बताइए कि आज राजद या कांग्रेस वाले अगर कह रहे हैं कि ये हमारे कारण हुआ, तो उनकी क्या भूमिका रही? उनकी भूमिका, हाँ, ये इतनी तक सीमित है कि उन्होंने विरोध नहीं किया था, लेकिन सारा पहल, सारा नेतृत्व तो नीतीश कुमार और हम लोगों का था। और उस समय जो केंद्र सरकार ने हम लोगों को, ऑल पार्टी डेलीगेशन को सूचित किया था कि प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, इसलिए दिक्कत महसूस हो रही है, तो आज प्रधानमंत्री ने इस बात का फैसला ले लिया है कि सारी बाधाओं के बावजूद वो जाति आधारित जनगणना अगली बार कराएंगे। तो यह तो स्वागत की बात है, स्वागत योग्य बात है। जो उस समय उन्होंने कठिनाई बताई थी, आज उन्होंने सारे कठिनाई रहने के बावजूद फैसला ले लिया है। इसका तो बिहार के लोग तो इसमें आगे बढ़ के काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये जानी कि ये कांग्रेस वाले लोग जो कहते हैं, उस समय हम लोग इंडिया ब्लॉक में थे और मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि पूरे देश में अगली जनगणना जाति आधारित हो, इसको इंडिया ब्लॉक पहला मुद्दा बनावे राष्ट्रीय मुद्दों में।
तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलके हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। और जब बिहार ने करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे। और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है? 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया? और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहेगा। और बिहार को इस मामले में नेतृत्व लेने का और बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना कंप्लीट करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा। उसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता है, ये तो स्पष्ट है। और ये सब इस तरह का पाखंड जो जबरदस्ती कोई काम हो रहा है तो उसमें से श्रेय हम ले लें, निकाल लें जबरदस्ती खोज के, जो हम भी थे, हम भी कह रहे थे। अरे कह रहे थे तो कहने तक रहिए, आप भी कह रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन जो किया वो न किया। इतनी बात तो समझनी चाहिए, उनको खुले दिल से मानना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सब लोगों को खुले दिल से पूरे देश में जाति गणना कराने का श्रेय प्रधानमंत्री को और बिहार में इसको सफलतापूर्वक अंजाम देके पूरे देश को दिशा दिखाने वाला, रोशनी दिखाने का काम का श्रेय नीतीश कुमार को जाना चाहिए। ये सर्वविदित है, ठीक है। हम तो उसी लंबे समय की बात कहे ना, वो भी लंबे समय तक केंद्रीय सरकार में रहे थे। हमने इसीलिए तो सब बात कह दी कि 2014 तक उन्हीं की सरकार थी। तो लंबे समय से मांग कर रहे थे, किससे मांग कर रहे थे? लागू क्यों नहीं किया? सीधी बात। हम तो अभी इतनी देर सुनाया ना आपको, ये एजेंडा किसका था? हमने तो सुनाया कि ये एजेंडा हमेशा नीतीश कुमार का था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह बात बिहार में पहली बार उठी है और पूरे देश में इसकी रोशनी बिखरी है। अब उसका भी जरा हकीकत सुन लीजिए। वो जो सवाल खड़े किए हैं, शायद उन्होंने दोनों गणना कराने की पद्धति कभी देखी समझी नहीं है। और ये आप लोग भी जान लीजिए कि तेलंगाना में जो जाति गणना कराई गई है वो पूरी प्रक्रिया 1 महीने में पूरी कर ली गई है। और बिहार में जो जाति गणना कराई गई थी, ये समझ लीजिए कि जैसे कोई आम जनगणना होती है, इसमें लगभग 2,36,000 एन्यूमरेटर्स यानी गणक जो घर घर जाके गिनती करते हैं, ये उतने लोगों को चुना गया था। लगभग 35,000 सुपरवाइजर्स थे जिनकी बाजाबता 1-1 महीने ट्रेनिंग हुई थी। और लगभग 2 राउंड में जैसे होता है, पहले राउंड में हाउस होल्ड की काउंटिंग हुई थी, परिवार और घर गिने गए थे। और दूसरे राउंड में हेड काउंट हुआ था, मैंने आदमी गिने गए थे। इतनी विस्तृत प्रक्रिया तेलंगाना में बिल्कुल नहीं अपनाई गई है। ये किसी आदमी के लिए समझने की बात है। और राहुल गांधी जी की तो आदत है, वो अधिकतर बात बिना समझे बोलते हैं और बाद में अपनी ही पार्टी की फजीहत कराते हैं। तो इसलिए कोई नई बात नहीं है।